हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे लग रहा है कि अच्छे हो और दुआ कर रहा हूँ कि अच्छे ही रहो। चलो, इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्लास 10th का जो जो बच्चे 2021 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अपने पास मैंने इकट्ठा किए। कुछ 15 प्रश्न हैं और मैं ऐसे ही 15-15 प्रश्न लेकर रोज आता रहूंगा और रोज आपके लिए मतलब फिजिक्स के हर चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा रोज रोज करके। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा हूँ कि प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में कैसे गमन करती है। तो ऑप्शन ए है सीधी रेखा में, ऑ- ऑप्शन बी है वक्र पथ पर यानी कि जिगजैग पैटर्न में समझ लीजिए। ऑप्शन सी है ए तथा बी दोनों यानी कि सीधी रेखा और वक्र पथ दोनों पे। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सीधी रेखा में। प्रकाश जब भी कभी भी गमन करती है तो हमेशा ही सीधी रेखा में गमन करती है। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है कि प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनसे हमें प्रकाश कैसे प्राप्त होता है, यानी कि प्रकाश हमें किसी भी स्रोत से कैसे प्राप्त होता है। ऑप्शन ए कह रहा है विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदलने से। ऑप्शन बी कह रहा है विभिन्न ऊर्जाओं के बिना किसी परिवर्तन के। ऑप्शन सी कह रहा है बिना किसी ऊर्जा के। और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बिना किसी ऊर्जा के तो प्रकाश उत्पन्न हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रकाश ऑप्शन मतलब प्रकाश खुद एक ऊर्जा है। इसलिए ये मतलब सी नंबर गलती है। विभिन्न ऊर्जाओं के बिना किसी परिवर्तन के ये भी गलत है, क्योंकि ऊर्जा जो होता है उससे ही प्रकाश में रूपांतरण होता है। जैसे कि मिट्टी तेल हो गया तो उससे रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, रासायनिक ऊर्जा को बदला जाता है हमारे पास प्रकाश ऊर्जा में। अब चलते हैं हम, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदलने से। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो ऑप्शन ए है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी है 4 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन सी है 30 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। इसके बारे में बता दूं कि हवा में भी प्रकाश की चाल सेम ही होती है, यानी कि 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड ही होती है। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है प्रकाश के विभिन्न दिशाओं में बिखरने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यहाँ पे प्रक्रिया मेरे से टाइपिंग में छूट गई है, छोड़िए कोई बात नहीं। प्रकाश के विभिन्न दिशाओं में बिखरने को क्या कह सकते कहते हैं, ये भी कह सकते हैं। और प्रकाश के विभिन्न दिशाओं में बिखरने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए है विक्षेपण। ऑप्शन बी है प्रकीर्णन। ऑप्शन सी है अपवर्तन। और ऑप्शन डी है परावर्तन। तो हमारा पहला ऑप्शन है विक्षेपण। तो विक्षेपण तो कहते हैं जो प्रकाश के विभिन्न रंगों में बंटने की प्रक्रिया को। और प्रकीर्णन ही इसका सही आंसर है, जो प्रकाश विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है तो मतलब किसी कण से टकराकर, तो उसे प्रकीर्णन कहते हैं। बात रही अपवर्तन और परावर्तन की, तो अपवर्तन किसी पारदर्शी माध्यम में जाने पे जो प्रकाश की दिशा में परिवर्तन आता है उसे कहते हैं। और परावर्तन किसी सतह से टकराकर जब प्रकाश वापस लौटती है, अपारदर्शक सतह से टकराकर जब प्रकाश किसी दिशा से अपारदर्शी पथ मतलब सतह पर टकराती है और उसी कोण पे, जिस कोण से टकराती है उसी कोण पे वापस मुड़कर चली जाती है, इसी प्रक्रिया को हम लोग परावर्तन कहते हैं। सीधे से कह देता हूँ कि जब प्रकाश किसी समतल सतह पर आ, एक कोण बनाकर एक कोण बनाकर वहां पे किसी सतह से टकराती है तो उसी कोण पर लौट गए प्रकाश को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलते हैं
अब हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल दर्पण हमारा हो गया, जैसे ये हो गया, ये मतलब पीछे का घसा हुआ जो रहता है वो। तो यहाँ पे ये उभरा हुआ पार्ट है, इसे हम इसका सतह मानेंगे। यहाँ से जब प्रकाश जाएगी तो ऐसे जाएगी, फिर उसके बाद ऐसे, मतलब फोकस यहाँ पे, इसका फोकस आभासी होता है, इसके कारण यहाँ से टकराएगी और यहाँ से वापस, मतलब हमें प्रतीत होगी ऐसे जाते हुए। तो जब दर्पण के, मतलब प्रकाश की दिशा में होगी, ये प्रकाश की दिशा में जब फोकस होगी या फिर प्रकाश की दिशा से जब कोई किरण टकरा कर वापस आती है तो उसे हम कहते हैं ये क्या कहते हैं, धनात्मक। जैसे दर्पण के आगे है प्रकाश, जिस ओर जा रही है उसी ओर फोकस है हमारा, इसके कारण। और जब दर्पण के उस साइड रहती तो हम कहते कि यहाँ पे ये ऋणात्मक होगा। लेकिन अभी हमारे पास जो प्रकाश जा रही है और फिर उसके बाद फोकस जहाँ पे है, फोकस पे टकरा रही है, तो ये फोकस पे है ना यहाँ पे, तो ये दर्पण के पीछे है, इसलिए इसे धनात्मक कहेंगे। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर। तो इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ, इसका सही आंसर है धनात्मक। सीधे से रट लेना है, इसे आप रट कर भी जाओगे यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो आपका मेरे ख्याल से तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर मेरे सारे वीडियोस को देख लेंगे तो। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी इसी साइड होती है, जैसे यहाँ पे आता है प्रकाश और यहीं पे से टकराता है, तो मतलब उल्टे दिशा में टकरा रहा है, इसके कारण इसे यहाँ पे ऋणात्मक हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऋणात्मक। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन निम्न में से कौन है? यानी कि आवर्धन सूत्र सीधे से समझिए, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है। तो और आवर्धन सूत्र क्या होता है? तो m बराबर माइनस वी बाई यू, ऑप्शन बी है m बराबर v बाई यू, ऑप्शन सी है m बराबर u बाई v, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, m बराबर माइनस वी बाई यू। इसे जब हम मतलब चैप्टर में समझाऊंगा, मतलब पढ़ाऊंगा, उस टाइम में इस फॉर्मूले को भी डिस्कस कर लेंगे, इसका प्रूफ देख लेंगे। चलते अब हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार इनमें से क्या सही है? यानी कि प्रकाश का नियम क्या कहता है? ऑप्शन ए है एंगल आई बराबर एंगल आर, ऑप्शन बी है एंगल आई बराबर एंगल आर बाई 2, ऑप्शन सी है ए तथा बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एंगल आई बराबर एंगल आर। हालांकि प्रकाश के दो नियम होते हैं, जिनमें से एक तो ये हो गया एंगल आई बराबर एंगल आर, ये आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण कह सकते हैं, इंग्लिश में इसे कहते हैं इंसिडेंट रे, और क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। और मैं बता देता हूँ इसका सेकेंड रूल भी होता है। जैसे जब किसी सतह मतलब यहाँ पे अगर कोई सतह है, यहाँ पे अपारदर्शक सतह, ठीक है, और यहाँ पे जब कोई प्रकाश टकराती है तो यहाँ पे एक अभिलंब बनता है। मान लीजिए, अभिलंब मतलब बनता नहीं है, अभिलंब आभासी होता है, इसे हम लोग कल्पना करके बनाते हैं। और यहाँ पे जैसे ये मान लीजिए कि 30 डिग्री के एंगल पे आया, तो ये फिर है ना 30 डिग्री के एंगल पे ही वापस जाएगा, यही है प्रकाश का परावर्तन। और जो ये आपतन कोण, परावर्तन कोण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब,
तीनों एक ही समतल पे एक ही बिंदु पे होता है, यही कहता है हमारा प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम। तो अब चलते हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, हालांकि इसे मैं बोर्ड पे समझाऊंगा तो ज्यादा सही से समझ में आएगा। खैर, चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, निम्न में से किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, यानी कि किस दर्पण में आप ज्यादा दूर तक देख पाओगे। ऑप्शन ए है उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी है परवलयिक दर्पण और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है, जिसके कारण हम लोग जो गाड़ी सब होता है ना वाहन, उसके साइड मिरर में भी इसी का यूज करते हैं ताकि हमें दूर की सभी गाड़ियां साफ साफ दिखे और सही से दिखे। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है, निम्न में से को कौन सा दर्पण सूत्र सही है, यानी कि इसमें एक सही है बाकी सब इसमें के गलत है, कोई एक इस ऑप्शन में सही है। ऑप्शन ए कह रहा है 1/v+1/u बराबर 1/f। ऑप्शन बी कह रहा है 1/v-1/u बराबर 1/f। ऑप्शन सी कह रहा है 1/f+1/v बराबर 1/u और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1/v+1/u बराबर 1/f। इस फॉर्मूले को भी हम लोग डिस्कस करेंगे जब मैं इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा तब। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। वह कौन सा दर्पण है। तो ऑप्शन ए कह रहा है समतल दर्पण, ऑप्शन बी कह रहा है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी कह रहा है अवतल दर्पण और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए समतल दर्पण। समतल दर्पण जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, जो ड्रेसिंग मिरर में भी यूज होता है, वही समतल दर्पण उसी को कहते हैं। तो उसमें हमारा फेस बिल्कुल क्लियर हमेशा सीधा ही प्रतीत होता है। हम कहीं से भी देखें खुद को, हमेशा हम सीधे ही प्रतीत होते हैं। चलते हैं अब हमारे क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, वाहनों के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आ ही गया। तो ऑप्शन ए है समतल दर्पण, ऑप्शन बी है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी है उत्तल दर्पण और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है उत्तल दर्पण, क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। सॉरी, यहाँ पे डबल प्रिंटिंग हो गई है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है समतल दर्पण और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अवतल दर्पण। इसके बारे में बता देता हूँ कि अवतल दर्पण में जब जब उसके फोकस और ध्रुव के बीच कोई वस्तु रहती है तो उसका प्रतिबिंब काफी बड़ा बनता है, मतलब बहुत बड़ा बनता है। तो इसके कारण ये डॉक्टर लोग, जो डेंटिस्ट लोग होते हैं वो, और ईएनटी स्पेशलिस्ट जो कान, आँख, दांत और गले के भी स्पेशलिस्ट होते हैं, वो भी इसी का यूज करते हैं इलाज करने के समय, ताकि हमेशा उन्हें साफ साफ से दिखे कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। चलते हैं अब हमारे क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। ऑप्शन ए है धनात्मक, ऑप्शन बी है ऋणात्मक, ऑप्शन सी है शून्य और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर है, बता देता हूँ, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो दर्पण के सामने बनता है, मतलब बाहर, हाँ, बाहरी तरफ से। जैसे कि ये अगर दर्पण है, ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब इस साइड बनता है, ना कि इस साइड। इस साइड आभासी बनता है, इस साइड आभासी बनता है, और इस साइड वास्तविक बनता है, ठीक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब जब इस साइड है तो ऋणात्मक ही होगा, जैसे फोकस ऋणात्मक था इसके कारण, तो वास्तविक प्रतिबिंब ऋणात्मक होता है। और तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऋणात्मक। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होता है? तो अभी अभी हमने बताया, तो आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक होता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा मैं कल आपसे ऐसे ही टॉप 15 क्वेश्चन के साथ। इन क्वेश्चन को आप अगर बस देख कर ही चले जाते हो एग्जाम देने, मेरे सारे क्वेश्चन को, मैं जो भी क्वेश्चन दूंगा, तो उम्मीद है कि आपकी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं आएगा। चल, धन्यवाद।